Hello everyone. Today we shall read another poem by Robert Frost. The poem is Fire and Ice. In this video we shall discuss the summary, explanation, literary devices and the important question answers of this poem. So the poem starts with: Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. First, we shall discuss the important keywords. The first one here is hold. Hold means agree, to agree with someone. Then we have the word perish. Perish means to end or to die. Suffice. Suffice means be sufficient or enough. So we shall start with the meaning of this poem. Here the poet is presenting two different opinions. First he will say that some say the world will end in fire. कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया जो है, ये संसार आग से खत्म होगा. Some say in ice. लेकिन कुछ दूसरे लोगों का ये मानना है कि ये संसार जो है ये बर्फ से खत्म होगा. Here the poet is talking about the religious views of people. The religious men say that it's written in the Bible that the world will end by fire. And here the poet is presenting the belief of modern scientists. मॉडर्न साइंटिस्ट का ये मानना है कि न्यूक्लियर वार होगा और सारी धरती जो है वो बर्फ से कवर हो जाएगी. अ लॉन्ग विंटर शैल सेट इन. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. फ्रॉम व्हाट आई, यहाँ पे पॉइंट अपना ओपिनियन बता रहा है. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो पॉइंट कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि डिजायर, कि लोगों की इच्छाएं जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है खुद का, कि ये दुनिया जो है वो फायर से ही ख़त्म होगी. फायर हियर इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर ह्यूमन डिज़ायर्स. इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो पाने के लिए, कुछ भी पाने के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो दुनिया को डिस्ट्रॉय तक कर सकता है. तो इसलिए पोएट का ये मानना है कि ये दुनिया जो है वो फायर से खत्म होगी. He is not saying this because the men of religion say this. No. His own opinion, he is saying this from his own experience कि ये दुनिया जो है वो फायर से खत्म होगी क्योंकि ह्यूमन डिजायर्स जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं. But if it had to perish twice, लेकिन पॉइंट कहता है कि अगर इसको खत्म होना हो, to end, दोबारा, दूसरी बार अगर संसार का अंत होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो पॉइंट कहता है कि मुझे पता है कि हेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो पॉइंट कहता है कि आइस जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही ताकतवर सिंबल है जिससे दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है, और आइस जो है वो भी सफिशिएंट होगी इस वर्ल्ड को ख़त्म करने में. सो इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड टू सिंबल्स, फायर एंड आइस, टू रिप्रेजेंट डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर्स एंड हेट्रेड. फायर जो है वो एक सिंबल है जो ह्यूमन डिज़ायर्स को दिखाता है, और आइस जो है वो सिंबल है जो हेट्रेड, जो इंसानों में नफरत की भावना है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है. सो इट्स ऑल्सो अ सिम्बॉलिक पोएम. इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड. पोएट ने अपना ओपिनियन बताया है और रिलीजियस पीपल एंड मॉडर्न साइंटिस्ट दोनों के ओपिनियन को बताते हुए पोएट ये कहना चाहता है कि लोगों का मानना है कि दुनिया आग या फिर बर्फ से ख़त्म होगी, लेकिन वो कहता है कि मेरा मानना है कि इस दुनिया में
इंसान की डिज़ायर्स जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसमें हेट्रेड की भावना जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये दोनों जो हैं ये भी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं और ये पावरफुल टूल्स जो हैं वो साबित होंगे दुनिया को ख़त्म करने में. सो इट्स the meaning of this poem, and now we shall discuss the literary devices used in this poem. So here we are with the literary devices used in the poem Fire and Ice. The first one used here is alliteration. Alliteration means the repetition of same consonants at the beginning of two words. Same consecutive words में जो है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है वो वर्डिंग स्टार्ट हुई हो, जैसे सम से, तो जहाँ पे एस कॉन्सोनेंट जो है इसकी रिपीटिशन है. देन वी हैव फेवर फायर, एफ कॉन्सोनेंट की यहाँ पे रिपीटिशन है. सो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. देन वी हैव इंजाममेंट. इंजाममेंट मीन्स when there is no punctuation marks, and here in the second stanza, here's a full stop in the first stanza, and here in the second stanza there's no punctuation marks except the only full stop at the end of these lines. So when there's no punctuation marks in 2 or 3 consecutive lines, then it's an example of enjambment. Then we have anaphora. Anaphora means the repetition of two same words at the beginning of 2 or 3 consecutive lines. Like this lines begins with some say. Then the second lines also begins with the same word, some say. Some say the word will end in fire, some say in ice. So it's an example of anaphora. It's a new literary device for all of you. So the next one is assonance. Assonance means the repetition of vowel sounds. Here I have written the examples of the various assonance is, we can see it like I hold with those who favor fire. So here O and I vowels are most prevalent, we can see here. I hold with those who favor fire. Then we have I think I know enough of hate. Here too we have O vowel and I think I know enough of hate. So we can see that this is an example of assonance. Then we have consonance. Consonance is the repetition of consonant sounds. Not like alliteration. Alliteration here is in the beginning of 2 consecutive words. Here we can say that this sound can be prevalent in the whole line. I hold with those who favor fire. Hold, her, who, her sound is here. Then with those, the sound is here. So consonance is prevalent here. To say that for destruction ice, s sound is prevalent. To say destruction ice. So we can say that this is an example of consonance. Then the rhyme scheme of this one. When we see the whole rhyme scheme of the poem, of the complete poem, then it is fire, like A. Then here we have desire rhyming with fire. So A, fire, A. And then ice, B. Here we have ice, B, ice, suffice. This is B sound. Then we have twice and hate and great. We can use C sound here. So the rhyme scheme is A, B, A, B, C, B, C, B. It's the rhyme scheme of the complete poem. But when we see it stanza by stanza, the first stanza is here. So fire, ice, desire, fire. These three are rhyming. So A, this is B, A, A. So A, B, A is for first stanza, and twice we can again term it as A because it's new stanza. A is different sound, B
is same sound like this. A. Great is same as hate. So B. Suffice is same as ice. So A. So it is A, B, A, B, A. So I think you can understand all the literary devices used in this poem. Now we shall discuss the important short questions of this poem. The first question is, what are the views of people about the end of the world? What does the poet say? First, we will tell the views of people. So as we have learned in this poem, some are of the view that the world will end in fire, while others say that it will end in ice. But the poet favors those who believe that the world will end in fire. तो कुछ लोगों का मानना है कि ये संसार जो है वो फायर से खत्म होगा, जबकि कुछ का ये मानना है कि ये संसार जो है इसका अंत जो है वो बर्फ से होगा. लेकिन पोएट उनकी फेवर करता है जो ये मानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर से खत्म होगा, बिकॉज हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द फायर ऑफ ह्यूमन डिजायर्स. इंसान की इच्छाओं की बात कर रहा है वो, कि वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो किसी भी समय इंसान जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में जा सकता है, वो लोगों को जो है वो ख़त्म कर सकता है, इस संसार का अंत कर सकता है. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर? कि पोएट ऐसा क्यों मानता है कि संसार जो है वो फायर से ख़त्म होगा. The poet has used fire as a symbol for human desires. He has experienced the fire of desire. He favors what he has tasted, so he believes that the world will end in fire. तो पोएट ने फायर को जो है वो ह्यूमन डिज़ायर्स का एक सिंबल माना है. उसने इसको एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह जब इंसान की डिज़ायर्स जो हैं वो बढ़ जाती है तो फिर वो सब कुछ अनदेखा कर देता है, और चाहे वो ये नहीं देखता कि इससे किसी का कुछ बुरा हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करना चाहता है. बिकॉज हमें पता है कि ऐसी ही इंसान की इच्छाओं के कारण ही आज जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकता है, तो उससे संसार का जो है विनाश संभव है. तो पोएट उसका फेवर कर रहा है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, व्हाट ही हैज टेस्टेड. इसलिए उसका ये मानना है कि ये संसार जो है वो फायर से खत्म होगा. देन अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज? तो फायर एंड आइस जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? फायर सिंबलाइजेज ह्यूमन डिजायर्स एंड आइस सिंबलाइजेज हेटेड. दे बोथ आर डिस्ट्रक्टिव फॉर मैनकाइंड. मानव जाति के लिए वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है. Then the next question is, what is the main idea? It's the most important question related to a poem, that the theme of the poem or main idea, central idea of the poem. The main idea or theme of the poem is that the world will end one day either in fire or in ice because of the increasing desires and hatred of man. कि संसार जो है वो कभी भी इसका अंत हो सकता है, चाहे फायर से या फिर आइस से, क्योंकि इंसान की इच्छाएं और इंसान में नफरत का भाव जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है. सो द पोएट सजेस्ट दैट मैन शुड लिव विद लव एंड बी फार अवे फ्रॉम हेटेड, डिज़ायर्स एंड जेलसी. इसलिए पोएट सजेस्ट करता है ह्यूमंस को कि हमें जो है वो प्यार से रहना चाहिए और हेट्रेड की भावना से, नफरत से, डिज़ायर्स से, जेलसी से, इन सब चीज़ों से जो है हमें दूर रहना चाहिए. The next question is, for Frost, what do fire and ice stand for? It's from your NCERT book and it's an important question. So here the answer is, fire stands for greed, avarice, lust, conflict and fury. So it means everything that is in the same category of greed, like लालच, बहुत ज़्यादा चीज़ों की भूख. Avarice is also used for extreme greed for things, and I stands for hatred, intolerance, cruelty, rigidity, intolerance, indifference, coldness and insensitivity. आइस मीन्स जिस तरह आइस जो है वो जमी होती है, हमें पता है कि बर्फ़ जो है वो जम के, जैसे पानी जम के फिर बर्फ़ बनती है, तो इस तरह इंसान जो है वो उसका मन जो है वो पत्थर का हो जाना. रिजिडिटी मीन्स पत्थर जैसा उसका बिहेवियर हो जाना, कि उसमें किसी भी तरह की जो फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाए, लाइक इनसेंसिटिविटी, कि उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. कोल्डनेस, इंडिफरेंस, की एकदम वो खुद को किसी के सबसे अलग माने. तो वो जो है वो सारे सिंबल्स जो हैं वो आइस के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं. देन वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ
this. The long question is, discuss the theme of the poem Fire and Ice or describe how lust and hatred can lead to the destruction of mankind. तो मेन थीम से रिलेटेड ही लॉन्ग क्वेश्चन जो है, you can start this with an introduction of to this poem. The poem Fire and Ice is written by Robert Frost. It is a meditation on the end of the world. The poet interprets his own views in terms of the religious and scientific views about the end of the world. कि poet ने religious और scientific views को describe किया है और साथ के साथ उसने अपने खुद के views जो हैं उनको भी describe किया है. In the Bible, there is a description of the end of the world by fire. Men of religion believe that the world will end by fire. On the other hand, modern scientists believe that the world will end in ice. If there is a nuclear war, a long winter shall set in. तो अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो उसके बाद सारी धरती जो है वहाँ पे पूरी सर्दी ही रहेगी और सब कुछ जम जाएगा. Everything will freeze to death. Scientists hold that this winter will freeze all life to death. Robert Frost says that both these views are equally true. Fire and ice are both powerful enough to destroy our planet. Frost has used fire and ice as two different symbols of desire and hatred. Fire burns a man physically, desire burns him spiritually. कि फायर जो है वो इंसान को फिजिकल तौर पर जो है वो जला देती है, लेकिन डिजायर जो है, हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो हमें स्पिरिचुअली खत्म कर देती हैं, आत्मिक तौर पर हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं. Robert Frost doesn't talk about the physical extinction of this planet. Here is also an important thing कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फिजिकल एक्सटिंक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डिके इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि आत्मिक तौर पर संसार कैसे खत्म हो रहा है, कैसे लोगों में से मॉरल वैल्यूज जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं. द मॉडर्न मैन इज डेड स्पिरिचुअली. द पोएट सेज दैट ही हैज एक्सपीरियंस्ड द इविल इन्फ्लुएंस ऑफ डिजायर एंड हेट. दे डीह्यूमनाइज अ पर्सन. डीह्यूमनाइज मीन्स कि किसी इंसान में से मानवीय गुणों को खत्म हो जाना, बिल्कुल आत्मिक तौर पर इंसान का मर जाना. दे किल हिम स्पिरिचुअली. दे आर डेडली सिंस ऑफ मैनकाइंड. कि मानव जाति के लिए ये बहुत ही बुरी चीजें हैं और ये इंसान को खत्म कर सकती हैं, उसके जीवन को खत्म कर सकती हैं, इस धरती को खत्म कर सकती हैं. दे आर एज पावरफुल वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर एंड आइस कैन बी. तो ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट, उतने ही पावरफुल वेपन्स हैं डिस्ट्रक्शन के जितने की फायर एंड आइस जो है वो हो सकती हैं. सो we have discussed in this poem the first of all the explanation of the poem, then the literary devices, and then short and long questions of this poem. So by reading all this you can prepare well for your exams, and in the next video we shall discuss another chapter from the book First Flight. So thank you all for watching this and stay tuned with this channel for more such videos, and thank you once again.